हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कान के अंदर से जो पानी या पस निकलता है वो क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। इससे जानने से पहले हम लोग कान की रचना या स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जिससे कि हम लोग समझ सकें कि कान के अंदर डिस्चार्ज कैसे और कब होता है। कान के अंदर जो पानी निकलता है उसको हम लोग ओटोरिया कहते हैं। ये टेक्निकल लैंग्वेज है या मेडिकल लैंग्वेज है। तो कान के बहने को हमारी भाषा में ओटोरिया कहा जाता है। इसको जानने के पहले हम लोग कान के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लें। कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर माने बाहरी कान। इसके 2 हिस्से होते हैं। बाहर जो दिखता है वो पिन्ना कहलाता है या ऑर्किल कहलाता है। ये जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के साथ जुड़ा होता है, जिससे कि साउंड वेव्स को ये इकट्ठा करके कैनाल के अंदर डाल दें। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंत में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दा लगा होता है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है 24 मिलीमीटर लंबी होती है, जिसका बाहरी 1/3 हिस्सा जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है और अंदर का 2/3 यानी कि 16 मिलीमीटर जो है वो बोनी होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ही वैक्स बनाने की ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अंदर वाले में नहीं होते, लेकिन एक चीज़ में होती है कि इसमें जो स्किन होती है वो बोन से स्ट्रिक्टली चिपकी होती है, इसलिए जब भी इसमें स्वेलिंग आती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब ये पर्दे का जो हिस्सा होता है बाहर का, इसको भी हम लोग बाहरी कान यानी एक्सटर्नल ईयर में ले लेते हैं। अब इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दे के बाद जो है एक कमरा होता है। इस कमरे में 3 हड्डी होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीस। स्टेपीस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये जब साउंड हमारे पिन्ना कलेक्ट करके कैनाल में डालता है तो पर्दा वाइब्रेट होता है। ये पर्दा अपनी साउंड को इन 3 बोन्स जो आपस में जुड़ी होती हैं उनको वेव्स के फॉर्म में ले लेता है और ये फिर जाके इनर ईयर यानी कि अंदरूनी कान, उसमें जाके उसके अंदर इन वेव्स को उसके फ्लूइड में ट्रांसमिट कर देता है। और इनर ईयर क्या करता है? इनर ईयर में 2 भाग होते हैं, एक लैबिरिंथ और एक कॉक्लिया। दोनों बोनी लैबिरिंथ के अंदर बंद होते हैं। बोन एक कवरिंग होती है। तो लैबिरिंथ का काम बॉडी को बैलेंस करना होता है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिसके थ्रू ये बैलेंस करता है। और जो कॉक्लिया होता है वो कॉक्लिया से सुनने का काम होता है। कॉक्लिया से कॉक्लियर नर्व निकलती है सुनने की, और लैबिरिंथ से लैबिरिंथाइन नर्व मिलती है, जो दोनों मिलके एर्थ नर्व या ऑडिटरी नर्व बन जाती हैं। अब ये देखिए, ये मैसेज जो है ब्रेन में ले जाती हैं। ब्रेन में पहले मिड ब्रेन में ले जाती हैं और फिर मिड ब्रेन जो है इनको अपोजिट साइड के ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डालता है। यानी कि इस राइट ईयर को लेफ्ट साइड का ब्रेन मैसेज लेता है सुनने का, और राइट ईयर के मैसेज को सुनने का लेफ्ट साइड का ब्रेन लेता है। ये क्रॉस करते हैं। तो इस तरह कान के 3 हिस्से हो गए, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। अब यह है कि एक्सटर्नल ईयर में जो अलग अलग बीमारियां होती हैं उसको हमें देखना है कि जो ओटोरिया यानी कान से पानी आ रहा,
वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से भी आ सकता है, मिडिल ईयर से भी आ सकता है, लेकिन इनर ईयर से यूजली नहीं आता है। अब इस कान के ऊपर ब्रेन रखा होता है, इसलिए ब्रेन का पानी जो कि CSF कहलाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी कान के अंदर से कभी कभी आ जाता है, लेकिन इनर ईयर का पेरिलिम्फ यूजुअली नहीं आता है। जब स्पेशली ऑपरेशन के समय अगर स्टेपीज जहाँ जुड़ी होती है वहाँ से भले ही लीक हो जाए, लेकिन यूजुअली कान के अंदर का पेरिलिम्फ लीक नहीं होता है। अब इसमें जो पानी आता है एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल से भी आता है और मिडिल ईयर से भी आता है। तो एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल से जो पानी आता है उसमें हमने पहले जैसे वीडियोस में डिस्कस किया है कि या तो फंगस लगे तो वो पानी छोड़ती है, या एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की जो स्किन है उस स्किन में एक्जिमा या एलर्जिक डर्मेटाइटिस टाइप की चीज हो जाए तो वो पानी छोड़ती है, या इसमें फॉरेन बॉडी बहुत पुरानी पड़ी हो वेजिटेबल, वो सड़ने लगे तो वो पानी छोड़ती है, या इसमें चोट लग जाए तो पानी छोड़ती है। तो इन सब वजह से जो पानी निकलता है कैनाल का, वो पानी जो है वो रेड भी हो सकता है यानी चोट से, वो वाइट भी हो सकता है जो कि पस से, वो पानी जैसा भी हो सकता है जो एलर्जी से। अब कई बार कान में फ्यूरंकुलोसिस हो जाती है जिसको आम भाषा में फुड़िया कहते हैं। ये फ्यूरंकुलोसिस भी फटती है तो ब्लड और पस का मिक्सचर छोड़ती है। अगर ये होती है इनर कैनाल में तो चूंकि इसमें सब क्यूटेनियस टिश्यू स्किन चिपकी होती है तो उसकी स्वेलिंग से बहुत भयंकर दर्द होता है। तो कई बार ये कान के पर्दे के पीछे भी सूजन कर देती है, तो इसको ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, फ्यूरंकुलोसिस। इसलिए बाहरी कान के इन्फेक्शन को हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। ओटाइटिस माने कान, एक्सटर्ना माने बाहरी। अब दूसरा इन्फेक्शन होता है जो मिडिल ईयर से आता है। मिडिल ईयर से जो आता है इन्फेक्शन, वो ये मिडिल ईयर जो होता है नाक के पीछे नेजोफेरिंक्स में अस्टेशियन ट्यूब से खुला होता है। तो अस्टेशियन ट्यूब जो होती है नाक के पीछे नेजोफेरिंक्स और कान के पीछे मिडिल ईयर की कड़ी होती है जो एक पाइप होता है। ये वहीं खुलती है जहां नाक खुलता है, ये वहीं खुलती है जहां गले के अंदर से ओरोफेरिंक्स खुलता है। तो इसलिए कान में जो है अस्टेशियन ट्यूब के थ्रू नाक की बीमारियां भी का इन्फेक्शन जा सकता है और गले से भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसलिए मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन होता है वो यूजुअली नाक के रास्ते या गले के रास्ते वहां पहुंच जाता है। तो इसलिए मिडिल ईयर की ज़्यादातर डिसीजेज जो होती हैं वो बीमारी कहीं और है, इफेक्ट कहीं और आ रहा। उसके बाद ये पर्दा जो होता है इसमें इन्फेक्शन जो होता है, वो पर्दे में इन्फेक्शन जो होता है वो मिडिल ईयर से यूजुअली आता है। तो मिडिल ईयर में जब पस बन जाता है तो वो पर्दे में जोर लगाता है। पर्दे में जोर लगाने से पर्दे का वीक पॉइंट फट जाता है और उसमें छेद हो जाता है, और पर्दे में छेद होने से मिडिल ईयर का पस जो है पर्दे से बाहर आ जाता है। ये यूजुअली जो होता है ये ग्रे कलर या वाइट कलर का होता है, लेकिन जिस समय पर्दा फटता है तो उस समय थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है, तो ये ब्लड स्टेन भी हो सकता है एक्यूट में। अब ये देखिए कि पर्दे में छेद जो होते हैं वो कितनी तरह से होते हैं। पर्दे में छेद जो होते हैं वो या तो चोट लगने से, अगर किसी को स्लैप या झापड़ कान में लग जाए तो इस एयर कॉलम जो है वो प्रेशर से इसमें छेद कर देता है, या कई बार तेज लाउड नॉइज हो जैसे कि हमने NIHL में बताया यानी कि हियरिंग लॉस में बताया,
तो वो बम फट गया, गोली फट गई, उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी 140 to 180 डेसिबल हो गई, तो उस साउंड के प्रेशर से भी ये फट जाता है, क्योंकि साउंड एक वेव्स होती हैं। तो ये इन्फेक्शन से भी हो गया और साउंड से भी हो गया और ट्रामा से भी हो गया। इसके अलावा एक्सीडेंट हो गया तो पर्दा फट सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में कान की जो बोन होती है, मैस्टोइड बोन या टिम्पैनिक बोन उसके अंदर रहती है, ये टूट जाती है, तो इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। इसके फ्रैक्चर के साथ साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी पर्दे में भी फट जाता है, छेद हो जाता है। तो उस कंडीशन में ब्रेन का पानी भी कान के रास्ते से बाहर आने लगता है। तो इसको कहते हैं हम लोग CSF ओटोरिया। CSF जो ब्रेन का पानी है उसको कहते हैं, और ओटोरिया माने कान से पानी आ रहा। तो फिर हमको देखना पड़ता है कि पानी जैसा निकल रहा है तो ये ब्रेन से आ रहा है या कान से आ रहा है। तो इस तरह पर्दे में छेद एक्सीडेंट से भी होते हैं, इन्फेक्शन से भी होते हैं। इन्फेक्शन मिडिल ईयर वाले इन्फेक्शन से होता है, और साउंड की चोट से या स्लैब की चोट से या एक्सीडेंट की चोट से पर्दे में छेद हो जाता है। इसके अलावा कान में जब फंगस लगती है, कई बार वो भी पर्दे में छोटा सा छेद कर देती है, तो फंगस की वजह से भी इसमें छेद हो जाता है। तो इसमें पर्दे में छेद की कई वजह होती हैं। इसके अलावा जो मिडिल ईयर है, इसमें एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। एक्यूट माने ताजा, क्रॉनिक माने पुराना। अगर 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा है तब हम लोग इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। अगर और मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर में हमने ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा, तो मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन है वो ओटाइटिस मीडिया हो गया। अब ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट माने ताजा, रात में हुआ, सवेरे हुआ, कस के दर्द हुआ, दर्द में जो पस बना, उस पस ने पर्दे पे प्रेशर मारा और प्रेशर की वजह से पेन हुआ, उसने पर्दे में छेद कर दिया, पस बाहर आ गया और पेन रिलीव हो गया। अब ये यूजुअली जो होता है जुकाम खांसी से होता है या वायरल इन्फेक्शन से होता है, जिससे कि ये अस्टेचियन ट्यूब से इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर्दे के पीछे मिडिल ईयर में पहुंच के एक्यूट ओटाइटिस मीडिया करता है। या ये बच्चों में अगर माएँ लेट के दूध पिलाएं और बच्चे का सिर नीचे है, तो उस कंडीशन में गले के अंदर से इन्फेक्शन मिडिल ईयर में जाके पर्दे में छेद कर सकता है। बच्चा रात में रोने लगता है, यूजली रोता है और देखते हैं कि तकिए में लाल लग गया। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जब माँ दूध पिलाए तो पहले बैठे, सिर उठाए, उसके बाद पिलाए, लेट के ना पिलाए, जिससे कि कान में इन्फेक्शन ना जा पाए। और दूसरा, साइनस में जब इन्फेक्शन होता है नाक के, तो वो भी अस्टेचियन ट्यूब के थ्रू कान में पहुंच के कान में से पस आ सकता है, जिससे पर्दे में छेद हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो होता है मिडिल ईयर में जब एयरोप्लेन में जा रहे हैं तो बाहर का प्रेशर जो है, जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो एयर में कम होता जाता है, जबकि मिडिल ईयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो उससे भी पर्दे में पेन होके कई बार प्रेशर चेंजेस से छेद हो जाता है। अब क्या होता है, ये अस्टेचियन ट्यूब यूजुअली बंद रहती है, ये केवल तभी खुलती है जब हम लोग जमाई लें, यार्निंग करें, पानी पिएं, बात करें, पैलेट का मूवमेंट हो, केवल उन्हीं कंडीशंस में अस्टेचियन ट्यूब खुलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब एरोप्लेन चढ़े या उतरे तो प्रेशर एक्वलाइज करने के लिए हमें पानी पीते रहना चाहिए, या स्वेलो करना चाहिए, या चिंगम खानी चाहिए, या वाल्सल्वा मैनोवियर होता है जिसमें नाक बंद करके मुंह फुला के कान की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देते, ज्यादा नहीं देना, जिससे कि ये खुल जाए और बाहर का प्रेशर एयर का जो मिड ईयर में पहुंच जाए और अंदर का दोनों बराबर हो जाए। अस्टेचियन ट्यूब से अंदर का प्रेशर और बाहर के एयर का प्रेशर जब पर्दे पे बराबर पहुंच जाएगा तो पर्दे में डैमेज नहीं होगा और पेन रिलीव हो जाएगा। इस तरह हम लोग कान में से
इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कान में बेसिकली प्रॉब्लम या तो एलर्जी से हुई, या इन्फेक्शन से हुई, या चोट से हुई। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है, और फंगस का भी हो सकता है। तो इस तरह कान से जो पानी आता है वो वाटरी, रेड, पस जैसा या मिक्स हो सकता है। कई बार जो कान में वैक्स होती है वो भी पतली पतली होकर घुल घुल के निकलती है, तो उसको ब्राउन कलर की होती है, या बाहर निकलती है तो पपड़ी जैसे वाइटिश ब्राउन हो जाती है। तो उसमें जो है वैक्स घुल घुल के निकलती है, तो वो बीमारी नहीं होती वो, तो लोगों को लगता है चिपचिपा सा है, लेकिन वो चिपचिपा का कलर के हिसाब से आदमी को जान लेना चाहिए कि ये वैक्स का कलर है या पस का कलर है। इसके अलावा अगर होता है तो हम लोग ठीक कैसे करें? सबसे पहले तो हमें प्रिकॉशंस, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रिकॉशंस हमेशा ठीक चीज रहती है बजाय इलाज कराने के। तो बीमारी को होने ही ना दें। बीमारी को ना होने देने के लिए क्या है कि हम लोग स्विमिंग में, जैसा हमने बताया, कि ईयर प्लग लगा के जाएं, जिससे कि कान में अंदर पानी न जाए, कान में कभी तेल ना डालें, रुई लगा के नहाएं अगर इन्फेक्शन है, स्विमिंग जा रहे हैं तो ईयर प्लग लगाएं, अगर जुकाम है तो कस के कभी साफ ना करें, जिससे कि इन्फेक्शन अस्टेचियन ट्यूब से मिडिल ईयर में जाके डैमेज ना करे। और इसके अलावा जब भी हमें इसमें जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाव के लिए जब मौसम बदले तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर, ये सब कोशिश करें कि अवॉइड करें। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, कस के नाक साफ ना करें। ये सब चीज़ें हमें इन्फेक्शन होने से बचाएंगी। तो फंगस जो होती है वो तेल से भी लगती है, पानी से भी लगती है, क्योंकि फंगस को हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए, यानी गर्म हो और नमी हो। तो फंगस से भी बचा सकते हैं, जुकाम का कान पे असर आने से बचा सकते हैं, साइनस के इन्फेक्शन से कान को बचा सकते हैं। और क्या करना है, और हमें ये करना है कि जब भी कान में इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले ये करना है कि उसके अंदर जबरदस्ती साफ नहीं करना। जब भी हम लोग साफ करते हैं तो अगर छेद हुआ है तो इन्फेक्शन पर्दे से और अंदर जाने का डर रहता है, जिससे कि उसके घाव भरने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए साफ अवॉइड करना है। बाहर बाहर कर सकते हैं लेकिन अंदर नहीं कर सकते। कभी भी जॉनसन बर्ड वगैरह नहीं डालनी है, क्योंकि कई बार उसकी टिप भी पर्दे पे लग के चोट लगा सकती है और पर्दे में छेद कर सकती है। तो कान में कुछ डालना नहीं है, रुई लगा के नहाना है, कस के नाक साफ नहीं करना है, सींख, पिन, उंगली, तीली, ईयरबड कुछ नहीं डालना है। इसके अलावा रुई लगानी है, रुई गीली होती जाए तो चेंज कर दें। अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग 2 से 3 दिन तक परहेज करें तो ये इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली वायरल हो तो कंट्रोल होने लगता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर हम लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट ईएनटी सर्जन से कराना चाहिए। इसके अलावा क्या है, अगर दर्द है, बुखार है पस की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो हम लोग दर्द की दवाएं देते हैं। अगर साइनस इन्फेक्शन की वजह से या जुकाम से है तो हम लोग नाक में जो है वो नेजल स्प्रेज देते हैं और म्यूकोलिटिक ड्रग्स देते हैं, जिससे अस्टेचियन ट्यूब के अंदर स्वेलिंग कम हो जाए और इधर का पस कुछ ड्रेन हो जाए और इधर से और इन्फेक्शन ना जाए। इस तरह अगर हम नोज की केयर कर लेंगे तो ईयर की भी काफ़ी हद तक केयर हो जाती है। हाँ, कई बार पर्दे के ऊपर का एटिक एरिया जो होता है, परछत्ती जिसको कहते हैं, वो बोन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो कई बार इसमें एक सिस्ट बन जाती है। उस सिस्ट में कूड़ा इकट्ठा रहता है, होने लगता है, और वो कूड़ा जो है उसमें इन्फेक्शन से जो एंजाइम और जूस बनते हैं वो कान की हड्डी को गलाने लगता है। इससे क्या होता है, इससे जो पस निकलता है वो बदबूदार होता है, और इस बदबूदार पस लेकिन अमाउंट में बहुत कम होता है, क्योंकि उसके एटिक के पास मैलियस इंकस स्टेपीज होती हैं, इसलिए उस तरह के इन्फेक्शन में बहरापन ज़्यादा होने लगता है, पस कम आता है, बदबू आती है। लेकिन
इस कंडीशन को हम लोग डेंजरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में भी जा सकता है तो सिर दर्द, चक्कर, उल्टी कर सकता है, लेबरिंथ की तरफ बढ़ सकता है, या ये इन्फेक्शन जो है मुंह के साइड से जो फेशियल नर्व आती है मिडिल ईयर से, उसको डैमेज करके मुंह टेढ़ा कर सकती है। तो ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ब्रेन में जा सकता है, इनर ईयर में जा सकता है, फेशियल नर्व को डैमेज कर सकता है और बेहोशी तक कर सकता है। कई बार लाइफ को डेंजर भी हो जाता है, कई बार इससे ब्रेन में भी एब्सेस पहुंच जाता है, ये पस ब्रेन में पहुंचा के। इस तरह कान से जो पस आता है सारे सिंपल नहीं होते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं। तो इस इन्फेक्शन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया एटिको-एंटरल डिसीज कहते हैं। लेकिन अगर पर्दे के नीचे के भाग से छेद होके आता है तो उसको ट्यूबोटिम्पैनिक डिसीज कहते हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह अपने प्रिकॉशंस करिए, तेल पानी साबुन से, सींख, पिन, तीली, उंगली, ईयरबड से रुई लगा के नहाइए। स्विमिंग जो है ईयर प्लग लगा के करिए, कस के नाक साफ नहीं करिए। एरोप्लेन में जाइए तो पानी पीते रहिए चढ़ते समय और उतरते समय। जब प्लेन टेक ऑफ हो तो और उसमें कस के नाक साफ मत करिए। स्वलोइंग के लिए ध्यान रखिए। चिंगम या टॉफी चूसेंगे तो यह स्टेचियन ट्यूब खुल जाएगी तो एरोप्लेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कभी भी जुकाम लगे तो नेग्लेक्ट नहीं करें, कस के नाक साफ नहीं करें। उसके लिए आप देखें कि क्यों जुकाम लगा है, उसके कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उसको मैनेज कर लेंगे तो कान के बहने को काफ़ी हद तक ओटाइटिस मीडिया को रोका जा सकता है। कान में कुछ डालेंगे नहीं तो चोट लगने से फिरंक्लोसिस हो सकती है, अगर इन्फेक्शन हो सकता है तो दर्द हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन से हम लोग बच सकते हैं। धन्यवाद।